नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं। भोपाल में न्यूज 18 का मेगा शो जारी है, जहां पर अमित शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उससे बड़े बहुमत के साथ चुनकर आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हुई थी तो कर्नाटक का चुनाव था, वहां बीजेपी जीती तो जरूर, लेकिन हम कह सकते हैं कि सरकार वहां पर नहीं बनी। क्या आपको लगता है कि इन तीन राज्यों में से अगर एक राज्य में सेटबैक लग जाता है, क्योंकि अक्सर कई पॉलिटिकल पंडित ऐसा मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आ सकती है लेकिन राजस्थान में मुश्किल होगी? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मध्य प्रदेश में भी मैंने कहा था कि हमारे लिए चुनावी हालात बहुत अच्छा है और हम जीतेंगे, मगर दुर्भाग्य की बात है 2-4 सीटें कम पड़ गई। सबसे बड़ा दल हम थे, सबसे ज्यादा मत हमने प्राप्त किए थे, मगर 2 हमसे छोटे सीट प्राप्त करने वाले दलों ने समाधान कर लिया, उनकी सरकार बनी। ठीक है, मगर कुल मिलाकर हम 44 पर थे, उससे बहुत आगे निकले। मैं नहीं मानता आज भी कि सरकार हम नहीं बना पाए, मगर मध्य प्रदेश की कर्नाटका की जनता का जनादेश हमारे साथ नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। वहां पर भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में था। और यहाँ पर जिस प्रकार का हमारा संगठन है, सबसे पुराना संगठन हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। मैं मध्य प्रदेश कहता हूं तो पुराने मध्य प्रदेश की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ के समेत 50 के दशक से यहाँ हमारा संगठन बना है। एक बहुत बड़ी ताकत हमारी यहाँ पर है और संस्कारित कार्यकर्ता हर जिले में पार्टी के लिए जान की बाजी लगाने वाले कार्यकर्ता हमारे पास उपलब्ध है। मैं मानता हूं ये कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, शिवराज सिंह और रमन सिंह ने जो सरकारें बनाई, इसके भरोसे पर हम जरूर चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में भी हम सरकार बनाने में सफल होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पंडित सोच रहे हैं कि 2 राज्यों में तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका एज हो सकता है, लेकिन राजस्थान में क्या आपको लगता नहीं वहां पे सेटबैक लग सकता है? क्योंकि वहां पर राजस्थान ने अभी तक कभी सरकार रिपीट नहीं करी है। कई जगह ऐसी कई बातें होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी मान्यताओं को तोड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है राजस्थान में भी इस बार, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये परंपराओं को तोड़ते हुए हम बनेंगे। पहले भी भैरव सिंह जी 2 बार सरकार बना चुके हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उसके पहले भैरव सिंह जी की सरकार थी, हमारी सरकार बर्खास्त हुई, उसके बाद में फिर से भैरव सिंह जी आए थे। तो शायद आप इतने पीछे नहीं सोचते हैं, इसलिए आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। फिर से एक बार राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या आपको लगता है कि इन जो हिंदी हार्टलैंड के 3 चुनाव हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फैक्टर होंगे या राज्य सरकार एक बड़ा फैक्टर होंगी? देखिए, जब कोई एक पार्टी चुनाव के मैदान में उतरती है तो उसका सर्वोच्च नेतृत्व स्वाभाविक रूप से फैक्टर होता ही है। और यहाँ पर तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 22 करोड़ लोगों की सुखाकारी के लिए सीधा फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और मैं जहां जहां जिस जिले में मेरे दौरे हुए, आज भी जहां गया, नाम लेने के साथ ही जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो, इतना उत्साह जनता में मैंने देखा है। मोदी जी निश्चित रूप से फैक्टर है, मगर हमारी तीनों सरकारों ने भी यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा काम। मैं मध्य प्रदेश की ही बात करना चाहूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी 18% पर किसानों को ऋण मिलता था, आज 0% पर मिलता है। कांग्रेस की सरकार थी 1300 करोड़ ऋण दिया जाता था, आज 13,000 करोड़ दिया जाता था। कांग्रेस की सरकारें थी 103 इंजीनियरिंग की कॉलेज थी, आज 304 इंजीनियरिंग की कॉलेज। कांग्रेस की सरकार थी 5 मेडिकल कॉलेज थी, आज 18 मेडिकल कॉलेज हैं। कांग्रेस की सरकार थी, बजट का आकार 21,000 करोड़ के समथिंग था, आज 1,85,000 करोड़ तक बजट को पहुंचा है। कांग्रेस की सरकार में प्रति व्यक्ति आय 14,400 रुपया थी, आज हमने उसको 74,000 रुपये से ज्यादा तक पहुंचा है। एक और कांग्रेस के 55 साल का शासन और एक और भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन, दोनों में हमने 3 गुना प्रगति करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। पहले कभी भी, आज कांग्रेस किसानों की बात करें, मगर पहले कभी भी किसानों का गेहूं, धान, सोयाबीन
समर्थन मूल्य से खरीदा नहीं जाता था। आज मध्य प्रदेश में मैं दावे से कह रहा हूं, एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका गेहूं खरीदने का काम शिवराज सरकार ने नहीं किया है। इस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर प्राथमिक शालाएं हो, माध्यमिक शालाएं हो, विश्वविद्यालय बढ़ाने की बात हो, 49,000 किलोमीटर रोड थे, आज 95,000 किलोमीटर रोड पहुंचे। हर गांव रोड से जुड़ चुका है। घर में पहले 3-4 घंटा बिजली आती थी, आज गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में 24 घंटा बिजली हर गांव के अंदर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा से है। अब चुनावी पंडित कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है। एंटी इनकम्बेंसी दिग्गी राजा जैसी सरकारों के लिए होती है। शिवराज सरकार के लिए एक प्यार होता है जो चुनाव में एनकेस होता है। यानी आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी आ रही है, राजस्थान में भी आ रही है। मैंने उदाहरण दिया क्योंकि मैं भोपाल में बैठा हूं, मैं तीनों राज्यों के ऐसे आंकड़े बोल सकता हूं। पर अमित शाह जी, आप एक हमेशा नंबर देते हैं हर चुनाव के अंदर, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, आप एक नंबर देते हैं और स्पष्ट रूप से देते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने आपका नंबर पढ़ा, आपने बयान दिया था 55 सीटों के लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, और रमन सिंह कह रहे हैं कि 60 का आंकड़ा भी बीजेपी टच कर सकती है। मैंने 55 से ज्यादा कहा है जी। और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आपका नंबर क्या है? अभी बहुत चुनाव आगे जाना बाकी है, कुछ दिन जाएंगे, बाद में मैं जरूर दूंगा, मगर मेरा आकलन है अभी जो सीटें हैं उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हम मध्य प्रदेश में करेंगे। राजस्थान में चुनाव अभी आज अंतिम दिन पर्चा डालने का था, विड्रॉल के बाद राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होगी। जी, मैं बढ़ता हूं आगे और बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कैंपेन को एग्रेसिव करा है। बीजेपी की जो एक बड़ी स्ट्रांग पिच है, हिंदुत्व की पिच, उस पे राहुल गांधी इस समय खेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और शिव भक्त भी बन रहे हैं, और अब तो गाय को लेकर भी कांग्रेस बहुत चिंतित हो गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ठीक ही है, मैं तो स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी के गाय पर प्रेम का। मैं तो चाहता हूं सब लोगों ने गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। पर राहुल गांधी का जो हिंदुत्व को लेकर बदला हुआ रूप है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए भाई, ऐसा है कि चुनाव के वक्त आप अलग अलग रुख और अलग अलग रूप लेकर आओगे तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो मान जाएगी। हर पार्टी का एक कैरेक्टर होता है, हर कार्यकर्ता का एक कैरेक्टर होता है, हर नेता का एक कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर के साथ जोड़कर आपकी बातों को जनता इवैल्यूएट करती है और बाद में मानती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहता हूं कि अभी जो रुख है वो कायम संभाल कर रखिए, बना कर रखिए। जी, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिकल समर चल रहा है और इस चुनावी समर के अंदर कांग्रेस कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो संघ की शाखा को लगने नहीं देंगे, और कांग्रेस के एक कैंडिडेट ने तो संघ को आतंकवादी संगठन तक कह दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? और इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, वो ही मुकर गए अपने बयान से। अब काहे को आप सवाल पूछ रहे हो? पर एक क्या आपको लगता, क्योंकि कमलनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ कि हमारी सरकार आने दीजिए, वो कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात कर रहे थे या फिर मुस्लिम वोटर से बात कर रहे थे, उसमें बोला हमारी सरकार आने दीजिए, हम इनसे निपट लेंगे। चले, बहुत सारे लोग निपटने चले थे, वो भी चले गए। संघ चल रहा है अक्षुण्ण रूप से 1925 से आज तक चल रहा है। कई बार प्रयास हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया। क्या आपको लगता है कांग्रेस और राहुल गांधी आरएसएस को काफी टारगेट कर रहे हैं? देखो भाई, आप राहुल गांधी के सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हो? चलिए, एक बार फिर चाय वाला एक बार फिर चुनाव में लौट आया है। शशि थरूर ने बोला कि अगर नेहरू ना होते तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाते। मैं भी पार्शियल इस चीज से सहमत हूं। नेहरू जी ने इस प्रकार की कांग्रेस बना डाली जो गरीबों से कट गई। अगर कांग्रेस का पुराना स्वरूप होता तो हमारे लिए थोड़ा कठिन ही था। ऐसी कांग्रेस बना दी कि जिसके कारण हमें सफलता मिल गई। जब हम शासन में आए, देश के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। अगर ऐसा न होता तो हमें कठिनता पड़ती। जब हम शासन में आए, देश के 12 करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं था। अगर ऐसी कांग्रेस न होती तो हमें कठिनता पड़ती। जब हम शासन में आए, देश के 10 करोड़ लोगों के पास घर नहीं था। अगर ऐसा न होता तो हमें जरूर कठिनता होगी। जब हम शासन में आए, देश के 15 करोड़ के घर में गैस का चूल्हा नहीं था। अगर ऐसा ना होता तो हमें जरूर कठिनता होगी। जब हम आए तब किसानों का धान समर्थन मूल्य से लागत से 1.5 गुना भाव से खरीदा नहीं जाता था। अगर ऐसा ना होता तो हमें जरूर कठिनता होगी। ये सारी जो विरासत छोड़ कर गए थे,
इसके कारण भारतीय जनता पार्टी पर एक भरोसा बढ़ा है, वो वास्तविकता है। और आज ये सारी चीजों में 5.5 करोड़ लोगों के घर में हमने गैस का सिलेंडर पहुंचाया है, 8 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाया है, 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है, 19,000 गांवों में बिजली पहुंचाई है, 2 करोड़ लोगों के घर देने का काम किया है, 13 करोड़ सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम किया है। ये काम करने का हमें मौका इसलिए मिला है कि नेहरू जी की विरासत उसको बाकी छोड़कर चली गई, तो इसलिए विरासत को मैं धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने एक चैलेंज करा कि कांग्रेस पार्टी 5 साल के लिए किसी गैर गांधी परिवार के सदस्य को अपना अध्यक्ष बना के दिखाए। और मैं कल आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, आपने भी लगातार 5 ट्वीट करे। क्या बीजेपी के लिए यह पॉलिटिकल एजेंडा है? नहीं, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारे लिए देश का एजेंडा है। राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक दल एक घराने से चलने चाहिए क्या? प्रधानमंत्री बनने के लिए एक घर के अंदर जन्म लेना पड़ेगा और कोई दूसरा बन भी जाए तो हम पीछे से चलाएंगे? किस प्रकार की परंपरा इस देश में खड़ी हो रही? मुझे तो चिंता हो रही है। आज राजस्थान का एक वीडियो देखा मैंने, अगर सही है तो कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन के लिए जा रहे थे, कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता बेचारा बोला भारत माता की जय, तो उसके रोक लिया गया, आधे से जय आने से पहले रोक लिया और कहा सोनिया गांधी की जय बोलो। किस प्रकार की किस दिशा में हम जा रहे हैं?